नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। महेश जी गांव के सबसे रईस व्यक्ति थे। धन दौलत ऐशो आराम किसी चीज़ की कमी नहीं थी। 1000 बीघा भूमि के मालिक थे। गाय भैंस से भी पशुशाला भरी थी। गांव में ऊंची हवेली बनी थी। नौकर चाकरों की कोई कमी न थी। गांव में बहुत इज्जत थी। सब उन्हें ठाकुर साहब कहकर पुकारते थे। उनके पिता गांव के जमींदार थे। 2 बेटे व 1 बेटी थी। कई बीघा जमीन उन्होंने गरीबों को दान दे दी थी। उनकी मृत्यु के बाद महेश ने पूरा घर संभाल लिया था। यह उनका फर्ज भी था। बड़ा भाई होने के नाते महेश का विवाह एक संपन्न परिवार की लड़की से हुआ था। रईस होने के बावजूद महेश और उसकी पत्नी में तनिक भी अभिमान नहीं था। महेश और उसका भाई मोहन साथ ही रहते थे। दोनों भाइयों की अच्छी बनती थी। महेश की पत्नी साधना भी कभी अपनी देवरानी से झगड़ा नहीं करती। गांव की औरतें साधना और उसकी देवरानी में आग लगाने की अपार कोशिशें करती, पर वे नाकामयाब ही रहीं। इसका एक कारण यह भी था कि साधना बुद्धिमती स्त्री थी। महेश की इकलौती बेटी थी आरती। मोहन के 2 बेटे थे। आरती इकलौती होने के कारण सबकी आंखों का तारा थी। उसके मुख से कोई भी चीज़ का नाम निकलता, वो चीज़ उसके सामने हाजिर कर दी जाती। कोई भी आरती को कभी डांटता नहीं। इससे आरती काफ़ी जिद्दी हो गई थी। साधना और महेश उसे पलकों पर बिठा कर रखते। बड़े लाड़ प्यार से आरती का लालन पालन किया गया। मोहन के दोनों बेटों के साथ आरती बड़ी हुई थी। आरती बड़ी होकर एक अभिमानी, जिद्दी और लड़ाकू लड़की बनी। सुंदरता उसके मुख से टपकती थी। रूप के अभिमान में वो पूरे दिन आईने में स्वयं को निहारती रहती। वह किसी से भी सीधे मुँह बात तक नहीं करती थी। उसकी पूरी पढ़ाई शहर में हुई थी। साधना ने एक दिन चिंता जाहिर करते हुए महेश से कहा कि आरती पूरे दिन आईने को निहारती रहती है और घर के कामों में हाथ भी नहीं बटाती है। महेश ने बात को टाला और कहा, अभी तो आरती छोटी है, बड़ी होगी तो अपने आप समझदार हो जाएगी। आरती को तनिक भी काम करना पसंद नहीं था। साधना उसे समझाती पर वो ना मानी। आरती सिर्फ अच्छी दिखने वाली और अमीर सहेलियों से ही दोस्ती रखती थी। जैसे ही कोई गरीब या गंवारू लड़की उससे बात करने की कोशिश करती तो वह उस पर चिल्लाती और उसे दूर हटने को कहती। उसे कोई व्यक्ति पसंद आता तो सिर्फ सूरत देखकर। आरती के विवाह के लिए उसके माता पिता ने कई लड़के की तस्वीरें उसे दिखाईं, पर उसने किसी को भी पसंद न किया। आरती, क्या पिताजी आप मुझे ऐसे बदसूरत लड़कों की तस्वीर दिखा रहे हैं? क्या इनमें से एक भी मेरे लायक है? हाँ, ये सब मेरे लायक नहीं है। आप मुझे मेरे जैसा ही कोई सुंदर लड़का बताइए। साधना बोली, आरती, तुम केवल सूरत देखकर लड़कों का चयन न करो। ये जो भी फोटो तुमने देखी हैं उनमें से प्रत्येक लड़का अपने पैरों पर खड़ा है। कोई भी लड़का अपने माता पिता पर निर्भर नहीं है। क्या पता इन लड़कों की सीरत अच्छी हो। क्या आप सब जब किसी व्यक्ति से मिलती हैं तो आप उसकी सीरत देखती हैं? नहीं ना माँ, अब सब सूरत ही देखते हैं। मैं इतनी सुंदर होकर किसी बदसूरत इंसान से विवाह क्यों करूं? इनसे अगर मैं विवाह करूंगी तो मेरी जगहसाई होगी। साधना कहती है, किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से उसकी सूरत से आंकना ठीक नहीं। तुम केवल बाहरी रूप देखकर आकर्षित हो रही हो। असल में मायने में उसका अंदरूनी रूप रखता है। कोई भी इंसान अपने आप में पूर्ण नहीं होता। माँ, यह बातें पुरानी हो चुकी, मुझे बताने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं विवाह करूँगी तो केवल सुंदर लड़का से। आरती इठलाकर वहाँ से चली जाती है। साधना देखिए अपनी बेटी को, उसे तनिक भी किसी की परवाह नहीं है सिवाय अपने रूप के। यहाँ यह साबित होता है कि हमारी परवरिश में कमी रह गई है। महेश जी बोले, तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो। चिंता चिता के समान है। हमारी इकलौती बेटी है आरती। आरती के लिए हम उसके जैसा ही कोई सुंदर लड़का खोजेंगे। यह आप ठीक नहीं कर रहे हैं। बेटी के प्रेम में आप अंधे हो चुके हैं। क्या सही है और क्या गलत आपको नज़र नहीं आ रहा। इससे किसी और के जीवन को खतरा नहीं, बल्कि आरती के जीवन को ही खतरा है। वह स्वयं अंधी हो चुकी है अपने रूप में। उसे थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं कि जीवन कितना लंबा है। उसे इस तरह नहीं जिया जा सकता। महेश, ईश्वर ने केवल हमें एक संतान ही तो दी है,
उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं ही तो करना चाहिए। तुम चिंता मत करो। महेश वहाँ से चला जाता है। साधना वहीं खड़ी विचारों की झड़ी में लग जाती है। मैंने अपनी बेटी की परवरिश सही से नहीं की। दीदी, ओ दीदी। साधना आवाज़ सुनकर बाहर बरामदे में आती है। क्या हुआ सुनीता? सुनीता बोली, तनिक नीचे देखिए। साधना फर्श पर नज़र डालती है। थाली नीचे फेंकी हुई है। भोजन जमीन पर गिरा हुआ है। साधना, यह किसने किया? सुनीता कहती है, आरती ने। पर क्यों? आपने जो सलवार सूट सिलने को दिए थे वो आज दर्जी लेकर आया था। आरती को पसंद नहीं आए तो उसने अपनी खाना की थाली फेंक दी। मैंने उसे इस बात के लिए डांटा तो वह नाराज़ होकर अंदर चली गई। साधना कहती है, आरती दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, उसे समझाना ही होगा। साधना आरती को आवाज़ लगाती है पर आरती अपने कक्ष से बाहर नहीं आती है। साधना कहती है, तुम भी मेरे साथ चलो सुनीता। साधना और सुनीता दोनों आरती के कमरे में जाती हैं। वो वहाँ बैठी अपने नाखूनों को सजा रही थी। आरती, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ। तुमने खाना की थाली क्यों फर्श पर फेंकी? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? आरती, अपनी देवरानी से कहिए कि मुझे डांटने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें अगर डांटना है तो अपने बेटों को डांटे। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? साधना बोली, तुम अपनी चाची से इस तरह बात नहीं कर सकती। वह तुमसे बड़ी हैं। अगर सुनीता ने तुम्हें डांटा है तो उसमें तुम्हारी गलती भी है। तुमने दर्जी को रुपए दिए। आरती, नहीं साधना, गुस्से में तुम जैसे जैसे बड़ी हो रही हो वैसे वैसे बिगड़ती जा रही हो। तुम इस तरह किसी के साथ पेश नहीं आ सकती। तुम्हारे पिता ने तुम्हें आरती, देखिए माँ, मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, और वह सलवार सूट एकदम पुराने समय के कपड़ों जैसा सिल कर दिया है। मुझे वो कतई पसंद नहीं है। आप चाहे तो उसे गरीबों को दान में दे सकती हैं। बस बहुत हो चुका तुम्हारा नाटक। मैं अब और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें तो मैं अभी। सुनीता कहती है, रुकिए दीदी, छोटे अगर कुछ गलती कर दें तो उस पर बड़ों को रोष नहीं करना चाहिए। अभी आप गुस्से में हैं, यहाँ से बाहर चलिए। सुनीता उसे कमरे से बाहर ले जाती है। सुनीता कहती है, दीदी, आरती अब बड़ी हो चुकी है। बचपन में किसी ने उसे डांटा नहीं, कभी किसी चीज़ के लिए उसे मना ना किया, इसीलिए अब वह जिद्दी और अभिमानी हो गई है। सुनीता, आरती को सुधारना मुश्किल है। एक तो भाई साहब ने उसे अपने सिर पर बिठा रखा है, उसे कभी कुछ नहीं कहते। बचपन से उसकी सारी इच्छाएं पूरी की हैं। अच्छा दीदी, मुझे कपड़े धोने हैं, मैं चलती हूँ। कुछ दिनों के बाद महेश एक तस्वीर लाकर आरती को दिखाता है। यह देख, मैं तेरे रिश्ते के लिए लड़के की तस्वीर लाया हूँ। तनिक देख कैसा है। आरती कहती है, पिताजी, लड़का तस्वीर में तो अच्छा दिख रहा है पर असल में देखूं तो पता लगे। महेश, ठीक है, मैं लड़के वाले से बात करता हूँ। साधना पूछती, आप इसे क्या दिखा रहे हैं? कमरे से बाहर खड़ी थी महेश, अरे तू भी देख लड़के की तस्वीर। साधना, लड़का तो अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। लड़का करता क्या है? लड़का शहर में किसी कारखाने में काम करता है और उसके पिता की बैंक में नौकरी है। बस बिटिया खुश रहनी चाहिए और बाकी सब तो बिटिया के नसीब। आप कहीं रूप के चक्कर में किसी नालायक इंसान से आरती का विवाह मत करिएगा। लड़के से पूछिएगा कहीं गुटखा सुपारी न खाता हो। महेश, हाँ वो सब तो देख लेंगे, बस आरती को लड़का पसंद आ जाए। लड़के वाले महेश के घर आते हैं। लड़के वाले को आरती पसंद आ जाती है। आरती को भी लड़का पसंद आ जाता है। रिश्ता पक्का हो जाता है। आरती का धूमधाम से विवाह कर दिया जाता। आरती काफ़ी प्रसन्न रहती है। अरे सब भूल जाएंगे मेरे दूल्हे को देखकर। किसी का भी दूल्हा इतना सुंदर नहीं है। पर साधना आरती को लेकर चिंतित थी। वह जानती थी कि आरती इतनी समझदार नहीं है, पर वह कहती तो क्या करती। आरती ने उसकी एक ना सुनी। और भी कितने बेहतर रिश्ते आए थे आरती के लिए, उसने महत्व दिया तो सिर्फ सुंदरता को। लड़का कुछ खास कमाता नहीं। कितनी मूर्ख है। उसके पिता को तो देखो, फूले नहीं समा रहे हैं। ईश्वर ने एक बेटी दी है, इसका अर्थ यह तो नहीं कि हम उसे बिगाड़ दें। सुनीता बोली, दीदी क्या सोच रही हैं? विवाह का पूरा बिखेरा समेटना है। साधना अपने विचारों से बाहर निकलती है और काम में लग जाती है। आरती अपने जीवन के नए पड़ाव में आ गई थी। अब वह घर की इकलौती और बड़ी बहू थी। घर की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर थी। उसकी सास बिमला थोड़ी गुस्सैल थी। आरती को काम करना पसंद नहीं था। उसकी सास ने कुछ महीने काम नहीं करवाया।
पर कुछ महीनों के बाद उसकी सास ने उससे काम करने को कहा। एक दिन आरती की सास ने उससे कहा, आज उसका व्रत है तो कुछ फलाहार बना दे। आरती को कहाँ फुर्सत थी। उसने कहा कि अभी अभी उसने अपने नाखूनों को रंगा है, वह अपने लिए कुछ स्वयं बना ले। इस पर उसकी सास गुस्से से भर गई। उसकी बहू की इतनी हिमाकत कि उसने इस तरह बातें करी। फिर क्या, बहू और सास में जमकर एक दूसरे पर तीखे शब्दों के बाण चलाए। विमला बोली, अरे तुम्हारी माँ ने तुझे यह सिखाया है? सास यहाँ भूखी बैठी है और महारानी को अपने नाखून रंगने की पड़ी है। देख बहू, मुझे नहीं पता, जल्दी से मुझे कुछ बना कर दे, मैं सुबह से भूखी बैठी हूँ। आरती बोली, ओह, आप इतनी भी बूढ़ी नहीं है कि स्वयं के लिए फलाहार ना बना सकें। आपको क्या पता यह नेल पॉलिश कितनी महंगी है। मैं अपनी यह नेल पॉलिश खराब नहीं कर सकती। मेरे नाजुक हाथ इस काम के लिए नहीं बने हैं। तुझे शर्म नहीं आती? तुझे अपने नाखूनों की पड़ी है। अरे जल जाएंगे ये भी एक न एक दिन। अपने तन से इतना मोह भी न रख। आरती कहती है, मोह तन से मुझे नहीं, आपको है, इसलिए आप काम नहीं कर रही। आपका शरीर भी कौन सा इसी तरह रहेगा, यह भी जल जाएगा एक दिन। आग लगे तेरी जीभ को, मैं खुद ही कुछ बनाकर खा लूँगी। तुझसे बहस करने से तो अच्छा ही है। यह मत भूल, यह जो तू 2 समय का खाना भी खा रही है ना, वो भी हम ही तुझे खिला रहे हैं। महारानी को घमंड तो इतना है जैसे इसका पति करोड़ों कमाता हो। मुझे इसकी परवाह नहीं। खाना है तो खुद बना लो, मैं अपने हाथ खराब नहीं कर सकती बस। विमला की आंखें लाल हो जाती हैं। वह खून का घूंट पीकर रह जाती है। वह रसोई में जाकर फलाहार बनाने लगती है। उधर आरती अपना आपा संभाल नहीं पाती। वह अपने पति राहुल का इंतजार करती है। जैसे ही आएंगे पूरी कहानी बताऊंगी। उनकी माँ किस तरह का बर्ताव मेरे साथ कर रही है। इतनी हिम्मत कि मुझे खाना भी गिनवाएं। आने दो राहुल को। शाम होते ही राहुल घर आता है। उसकी माँ बाहर बरामदे में बैठी थी। विमला ने जैसे ही राहुल को देखा, कुछ बोलने ना हुए मुंह फेरकर अपना गुस्सा जाहिर किया। राहुल को कुछ अजीब महसूस हुआ। राहुल बोला, खाना लगा दो माँ, भूख लगी है। कह दे तेरी पत्नी को। राहुल बोला, माँ क्या हुआ, आज कुछ झगड़ा हो गया क्या? पूछ लेना जाकर तेरी पत्नी को। राहुल बोला, आप कुछ नहीं बताएंगी? विमला कहती है, मेरे पास क्या है बताने के लिए, अब तो मैं सबके लिए पराई हो गई हूँ। आपने खाना खा लिया? खाना तो हम अपने बलबूते पर खा रहे हैं, वरना तू और तेरी पत्नी के भरोसे तो हम भूखे ही रहते। तू खाना खा ले जा। राहुल असमंजस में पड़ जाता है। आखिर हुआ क्या? आरती को ही पूछना पड़ेगा। वह भीतर जाता है। आरती अपने कमरे में बैठी थी। वह जैसे ही राहुल को देखती है, अपनी आंखें आंसुओं से भर लेती है। राहुल कहता है, आखिर हुआ क्या? तुम क्यों रो रही हो? माँ भी कुछ नहीं, बुझी बुझी सी लग रही थी। कोई झगड़ा हुआ है क्या, या कोई और बात है? तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। आरती बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए राहुल। तुम जब काम पर चले जाते हो तो तुम्हारी माँ मुझे खूब खरी खोटी सुनाती है। पीहर में कभी मेरे माता पिता ने मुझे नहीं सुनाया। राहुल कहता है, तुमने माँ से कुछ कहा होगा। आरती, मैंने माँ से कुछ नहीं कहा। तुम्हारी माँ ने मुझे फलाहार बनाने को कहा तो मैंने कहा कि कुछ देर बाद बना दूंगी, पर तुम्हारी माँ गुस्सा हो गई और उन्होंने खुद ही बना लिया। इसमें मेरी क्या गलती? उन्होंने मुझे खाना तक गिनवाया। क्या हमारी इतनी भी औकात नहीं कि हम 2 समय का खाना खा सकें? राहुल बोला, पर तुम्हें कुछ बोलना नहीं चाहिए था। माँ ने खाना तक गिनवाया। हाँ, अब तुम ही बताओ मैं चुप कैसे रहती? इसलिए मैंने भी उन्हें 2-4 बातें सुना दी। राहुल गुस्से से भर जाता है। राहुल कहता ही, माँ यह सब ठीक नहीं किया। आरती, रोज रोज इसकी किचकिच सुनते से अलग थलग रहना ही अच्छा है। राहुल गुस्से से भरकर अपनी माँ के पास जाता है। माँ, आज जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। इसके लिए मैंने फैसला लिया है कि अलग रहना ही अब बेहतर होगा। आरती का रोना मुझसे नहीं देखा जाता। विमला को एकदम धक्का लग जाता है। वह रूंधे गले से राहुल से कहती है, माँ बाप से क्या अब तेरा कोई नाता नहीं? सही कहा किसी ने, औरत के मुंह में पुरुष अपनों से भी बेगाना हो जाता है। तुझे इसी आस से पाला था कि तू बड़ा होकर मेरे बुढ़ापे की लकड़ी बनेगा, पर
तू तो उस लकड़ी को ही तोड़ रहा है। इन बूढ़े हाथों से तो अब रोटी भी नहीं सेकी जाती। राहुल बोला, अगर ऐसा होता तो आपको लड़ाई न सूझती। अब अपना भोजन अलग ही पकाइएगा। जब मन न मिले तो दूर रहना ही अच्छा। आरती दरवाजे की दहलीज पर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। बुढ़िया को रोता देख वो कुटिल हंसी हंस रही थी। बुढ़िया उठकर अपने कमरे में चली जाती है। आज शायद जो उसे सुनने को मिला वो उसके लिए असहनीय था। उसके लिए आज सारा संसार बेगाना हो गया था। जब औलाद ही अपनी न हो तो संसार से क्या वास्ता। बुढ़िया मरणासन की स्थिति में हो गई थी। आरती के ससुर संजय घर आ जाते हैं। बुढ़िया सब कुछ बताती। घर के 2 हिस्से कर दिए जाते हैं। विमला और संजय अपना खाना अलग पकाते। आरती और राहुल अपने लिए अलग भोजन पकाते। समय का पहिया घूमते घूमते 20 साल गुजर जाते हैं। आरती ने 2 बेटों को जन्म दिया। नाम था अमित और सुमित, जो अब नौजवान हो चुके थे। आरती के ससुर संजय की मौत को 12 साल गुजर चुके थे। रही बात विमला की तो उसे वृद्धाश्रम में भेज दिया गया। आरती और राहुल का दिल भी न पसीजा। आरती के दोनों बेटों का विवाह की उम्र हो गई थी। आरती किसी भी लड़की की तस्वीर देखकर उसमें कोई न कोई कमी जरूर निकाल देती। उसे तनिक भी कोई पसंद ना आती। उसके नखरों के पीछे का एक और कारण था। उसके बड़े बेटे की नौकरी लग चुकी थी। आरती से औरतें कहती, आरती तुम्हें एक भी लड़की पसंद नहीं आती, इसके चक्कर में कहीं तुम्हारा लड़का कुंवारा न रह जाए। इसके जवाब में आरती औरतों से कहती, ऐसी वैसी बहू नहीं लाने वाली मैं। मेरे बेटे को तो किसी राजकुमार की तरह लगते हैं। ऐसी बहू लाऊंगी जो चांद जैसी हो, ऐसे लगे जैसे अंबर से कोई परी उतर आई हो। एक बार गांव के पास से ही आरती के बेटे के लिए एक रिश्ता आता है। आरती के पड़ोस में रहने वाली शीला काकी की वो भाई की पोती थी। लड़की बहुत समझदार थी, पर आरती को वह पसंद ना आई। आरती कहती है, अरे माई, आपके भाई की पोती दिखने में ठीक ठाक है, इतनी मुझे कुछ खास न लगी। मैंने तो तुझे पड़ोसी होने के नाते अच्छा रिश्ता बताया। लड़की बहुत होशियार और समझदार है, पर तू पगली उसका मोल न समझी। आरती की कुटिल बुद्धि में दहेज का लालच आया। उसने तुरंत पूछा, लड़की के पिता क्या करते हैं? वो समझ गई थी। उन्होंने कहा, देखो बहू, तुम मेरी इतने सालों में पड़ोसी हो, तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी। लड़की अमीर घर से नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। आरती अपने मन में विचार करती है कि लड़की कौन सी हूर की परी है जो इसका विवाह मैं अपने राजकुमार जैसे दिखने वाले बेटे से करूं। लड़की अमीर भी नहीं है, इतनी धन दौलत भी न लाएगी। इससे अच्छा कोई और सुंदर लड़की ढूंढूंगी मेरे चांद जैसे बेटे के लिए। आरती बोली, माई, अभी तो अमित का शादी करने का मन ही नहीं। जब भी शादी का कहती हूँ मना कर देता है, तो मैंने सोचा 2-3 साल बाद करे तो क्या बुराई है, बच्चे का मन भी रह जाएगा। माई ने आरती के काले कलेजे की सच्चाई जान ली थी। माई वहाँ से उठकर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद आरती को एक लड़की पसंद आ जाती है, जो उसने केवल बाहरी रूप देखकर ही पसंद की थी। कुछ ही दिनों के बाद विवाह भी तय हो जाता है। वो बहुत प्रसन्न थी। मोहल्ले की औरतों को तस्वीर दिखाकर वो बहुत इठला रही थी। उसे मालूम न था कि वह सांप अपने गले में लपेट रही है। सबको बस एक बात ही कहती, मैं तो अपने जैसी ही बहू चाहती थी। बहू ऐसी होनी चाहिए कि 4 लोग कहें, आप तो चांद ले आई, और देखो राम जी ने मुझे ऐसी बहू दे भी दी। और तो और मेरा बेटा भी तो बहुत सुंदर है। मोहल्ले की औरतें भी कटाक्षपूर्ण व्यवहार में निपुण थीं। तभी उनमें से एक बोली, आरती, इतनी भी प्रसन्न ना हो, कहीं तुझे भी अपनी सास की तरह वृद्धाश्रम में न जीवन काटना पड़े। आरती तेवर दिखाकर कहती है, वृद्धाश्रम जाए मेरे दुश्मन, मेरी तो छोड़ो, तुम सब अपनी देखो। कुछ दिनों के बाद आरती के बड़े बेटे का विवाह हो जाता है। नई नवेली दुल्हन घर आ जाती है। आरती काफ़ी प्रसन्न होती है। कुछ दिनों तक तो बहू और सास में कोई तकरार नहीं। अब आरती की बहू माही ठहरी आजकल की लड़की, आधुनिक विचार, घमंडी मिजाज, एकल परिवार चाहने वाली। पर आरती को इसकी भनक न थी। वो उसके रूप को देखकर मन ही मन मुस्कुराती थी। कोई भी औरत उसकी बहू के मुख को देखे बिना नहीं रह पाई। आरती उसे बिना मुख देते जाने देती। तब ना, कौन है इतनी सुंदर, मैं तो इसे एक ही बात कहती हूँ, घर से निकलने से पहले काला टीका लगा लिया कर, कहीं नजर लग गई तो मुझे कष्ट।
होगा। अमूमन यही एक बात आरती सभी को कहती। एक दिन आरती की बहू की कुछ सहेलियां उससे घर मिलने आईं। अब सब बाहर बरामदे में बैठी बातें कर रही थी। तभी उसकी एक सहेली की नज़र आरती पर पड़ती है। वह माही से पूछती है, ये कौन है? माही कहती है, ये मेरी सास है। तभी सारी सहेलियां एक साथ ठहाका मारती हैं और उनमें से एक कहती है, किस जमाने में जी रही है माही? मैंने सोचा था तो किसी महल जैसे घर में रानी बन के रहती होगी, पर तू तो यहाँ पुरानी औरतों की तरह सास ससुर की सेवा कर रही है। यह देख, मैं तो अभी अमेरिका घुमा कर आई हूँ। मेरी सास से तो मैं कब का अलग हो गई थी। सास तो पुराने ख्यालों वाली होती है, कौन करे इन बूढ़ों से माथा पच्ची। जब कभी मेरी सास घर आ जाती है तो मैं मायके चली जाती हूँ। मैंने तो इन्हें साफ कह दिया, आप जाने और आपकी माँ जाने, मुझसे तो ना हो ये सब सब। हाँ, मैं सिर हिलाती है। दूसरी सहेली कहती है, मेरी किस्मत कहाँ इतनी अच्छी, इन्हें कहाँ था अलग हो जाओ अपनी माँ से, पर इतने तो कान में जून तक नहीं रेंगती। माँ ही निःशब्द थी। सब कहीं घूमने की तस्वीरें दिखा रहे थे, कोई अपने आलीशान घर की, कोई कुछ कुछ कुछ। माही को बस एक बात चुभ गई, आरती अब उससे खटक रही थी। औरतों को आग लगाने के लिए जल्दी उकसाया जा सकता है क्योंकि वे भावुक होती हैं। सब सहेलियां उठकर चली जाती हैं। माही का व्यवहार कुछ बदल गया था। वह आरती से दूरी बनाकर रखने लगी। आरती उसके व्यवहार में परिवर्तन का कारण नहीं समझ पा रही थी। वह उसे कुछ कहती तो माही कुछ बिना बोले ही चली जाती। कहते हैं ना, जैसे को तैसा। अब आरती ने जो अपनी सास के साथ बर्ताव किया था वही अब उसके साथ होने वाला था। माही और आरती के बीच व्यवहार में बहुत बदलाव आ गया था। आरती को भी इस बात की भनक लग गई थी कि माही कुछ ठीक व्यवहार नहीं कर रही है। उसने अपने बेटे अमित से बात करने की कोशिश की। सुमित तो स्त्री मोह में बंध गया था तो भी अपनी माँ से ठीक तरीके से बात नहीं कर रहा था। आरती को अब भय लगने लगा। उसे अपने अतीत की यादें सता रही थीं। आरती अपनी सास की तरह वृद्धाश्रम में जीवन नहीं बिताना चाहती थी। आरती और माही के बीच कुछ दिन से अनबन चल रही थी। आरती और राहुल ने अलग रहने की सोच ली थी। जब सोच न मिले तो साथ सोचना ही बेकार है। अब माही प्रसन्न थी। अरे, अब बूढ़ी से तो प्राण छूटे। वह मूर्ख इसी बात से प्रसन्न थी। इसमें माही की गलती तो थी ही, पर साथ में आरती ने जो कर्म किए थे उनका प्रतिफल भी तो मिलना था। राहुल का दूसरा बेटा सुमित आरती के साथ ही रहता था। वह विवाह होने के बाद वो भी अलग रहने लगा। उसे भी आरती ने बड़े लाड़ प्यार से पाला था। उसे भी केवल एक ही सीख दी गई, इंसान की सबसे ऊंची चीज़ है रूप। जो सुंदर है उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसे केवल अपना सुंदर मुख दिखाना है। वो भी अपने आप को किस 30 मार खान से कम नहीं समझता था। उसने प्रेम विवाह किया था अपने ही साथ पढ़ने वाली किसी लड़की से। टोकने वाला कौन था? सुमित अपनी गृहस्थी में व्यस्त था। आरती बेटा के रूप में मोह में उनसे कुछ न कहती। आरती और राहुल बिल्कुल अकेला महसूस करने लगे। बुढ़ापे में ही माँ बाप को औलाद की ज़रूरत पड़ती है। आरती के लिए एक दिन निकालना मुश्किल हो जाता। उसे एक दिन एक महीने जितना बड़ा लगता। राहुल अपने किसी काम से बाहर निकल जाता। अब तो बढ़ती उम्र की वजह से काम छोड़ चुका था। वह अपना अधिकतर समय बाहर ही गुजारता। आरती घर में बैठी बैठी परेशान हो जाती। सुबह शाम होटल से टिफिन आ जाता। जमा पूंजी से घर का खर्चा चल रहा था। बुढ़ापे में अब रूप जा चुका था। हाथ कांपने लगे थे, त्वचा ढीली पड़ गई, पहले जैसी शक्ति न रही। अब तो दर्पण में देखने का भी नहीं मन करता। चेहरा खूबसूरत जो हो गया था, पर बुढ़िया को अब भी गुमान था अपने रूप पर। कितना नाजों से पाला था इस तन को। क्या हुआ? इसे एक ना एक दिन माटी में मिल जाना है। पर बंदर बूढ़ा हो जाता है पर गुलाटी मारना नहीं भूलता। कोई हाल चाल पूछने नहीं आता। 2-4 औरतें आती, वो भी थोड़ी देर चली जाती। कभी कभार बेटे बहुएं मुँह दिखाने आ जाते। आरती बहुत प्रसन्न होती। जब भी वो माही को देखती, आरती अभी भी उसके रूप को ही महत्व दे रही थी। बाकी गुण चाहे हो या ना हो, दर्पण में देखने लायक चेहरा तो है। वह मूर्खी ठहरी। एक दिन आरती बीमार पड़ गई। राहुल अपने कुछ मित्रों के साथ प्रयागराज गया हुआ था। उसकी उठने की भी हिम्मत नहीं थी। उसने कांपते हाथों से माही को फ़ोन लगाया। माही ने बहुत काम है कहकर मना कर दिया। आरती ने बाहर झाँक कर देखा, कोई
दिखे तो उससे अस्पताल ले जाने को कहे। सुमित को कहती है पर वो बहू की बातें मानता है। उससे अभी कोई भी बाहर दिखाई नहीं दिया। आरती और राहुल को इस मोहल्ले में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, तभी उसने सोचा रहने देते हैं, किसे बुलाएगी। आजकल तो किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब तो राहुल भी आने वाले होंगे। आरती ने किवाड़ को ढका और कमरे में पड़ी दवाई ले ली। वह दवाई खाकर थोड़ी देर के लिए लेट गई। उसे लेटते ही पता नहीं कब नींद आ गई। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। आरती नींद से उठी, दरवाजे से दूर खड़ी होकर आवाज़ लगाई, कौन है बाहर? बाहर से अनसुनी आवाज़ आई, माई दरवाज़ा खोलिए। आरती हिचकिचा पर उसने बिना कुछ परवाह किए झट से दरवाज़ा खोला। बाहर एक फटा चोंगा पहने शख्स खड़ा था। शायद वह सब्जी बेचने वाला था। माई बाहर बाबूजी चक्कर खाकर गिर गया, आप जल्दी बाहर चलिए। आरती अचानक चिंतित होकर बाहर की तरफ दौड़ती है। राहुल ठेले के पास बेहोश पड़ा था। उसने चारों तरफ भीड़ जमा थी। आरती ने पास खड़े लोगों से उसे अस्पताल ले जाने को कहा। आरती बहुत चिंतित थी। उसने पास खड़े राहुल के दोस्त से पूछा कि क्या हुआ। उसने बताया कि वह गाड़ी से उतरकर घर की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी रास्ते में अचानक गिर पड़े। आरती ने सुमित को फ़ोन लगाया पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। राहुल की अंतिम घड़ी नज़दीक आ गई थी। अस्पताल ले जाने के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरती टूट चुकी थी। अब अपना राहुल को गुजरे 1 माह बीत चुका था। अब तक दोनों बेटे और उनकी पत्नी आरती के साथ ही रह रहे थे। आरती के जीवन में अब एक भी दुख खत्म नहीं हो रहा था। 1 माह गुजरने के बाद बेटे बहू नापसीजे अपना सामान बांधा और चले गए। आरती बेटे का मुंह ताकती रह गई। उसे अचानक धक्का लगा। जिस बेटे को पाला पोसा बड़ा किया उसी में मेरी लाठी तोड़ दी। बस माँ इतना ढांढस बंधाया कि जहाँ से पहले टिफिन आता था वहीं से अब भी मंगा ले, इसके पैसे वैसे भी दे देगा। आरती दिन कैसे काट रही थी ये केवल वो जानती थी। दिन भर बालकनी में बैठी औरतों से बातें कर लेती, पर अकेले रहकर उसको घर काटने को दौड़ता। कभी कभार बेटे का फ़ोन आ जाता, सुबह शाम टिफिन आ जाता, गले से निवाला भी मुश्किल से उतरता। यही सोचती रहती कि अब 2 दिन का जीवन बचा है और साथ में कोई भी नहीं। कहीं कुछ हो गया तो कौन संभालेगा। एक दिन शाम के 8 बज रहे थे पर टिफिन का कोई अता पता नहीं। उसने सोचा उठकर दुकान तक चलकर देखा जाए कि आखिर बात क्या है। गली में कुत्ते भौंक रहे थे। घरों से बने खाने की महक आ रही, जिससे आरती को पेट में और जोर से चूहे दौड़ने लगे। सड़क पर पूर्णमासी के चंद्रमा ने हल्का हल्का प्रकाश बढ़ा रखा था। आरती अपने शिथिल कदमों से आगे बढ़ रही थी। दुकान तक पहुंची तो पता चला कि दुकान वाले के घर में कोई चल बसा है, इसलिए दोपहर में ही दुकान बंद करके निकल गया। आरती को जोरों की भूख लगी थी। बुढ़ापे में खाना बनाने की हिमाकत न थी। उसने दुकान से कुछ बिस्किट और समोसे खरीदे। सोचा इससे दवाई ली जा सकेगी। आरती घर के पास पहुंची ही थी कि उसे अपने घर के सामने एक कार खड़ी दिखाई दी। आरती तो नक्कर भागी। सोचा बहू बेटे आए होंगे, वो मुझे ही लेने आए होंगे। वो कहेंगे माँ हम आपको लेने आए हैं, आप चलिए, मैं झट से इस चमचमाती गाड़ी में बैठ जाऊंगी। आरती दौड़कर आगे गई। अरे यह क्या, गाड़ी में तो कोई और था। गाड़ी में थे आरती के पड़ोसी। उन्हें देखकर वह रुआसा हो गई। ममता आरती की पड़ोसन ने उतरने की आरती ने पूछा, अरे आप कहाँ जाकर आई हैं? आरती बस यहीं पास में ही गई थी। आप बताइए आप कहाँ गए थे? ममता किसी रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम था, बस वहीं जाकर आए हैं। ममता के बेटे और बहू भी कार से उतरते हैं। एकाएक आरती को चक्कर आता हुआ गिरने वाली होती है कि उसे कोई पकड़े महसूस होता है। वह अपनी धुंधली दृष्टि से देखती है। उसे कोई युवती दिखाई पड़ती है। पता नहीं क्यों उसे जानी पहचानी लग रही थी। वह युवती आरती को पकड़कर अंदर छोड़ आती है। आरती पलंग पर लेट जाती है। युवती जाने लगती है, रुको। इस तेज ध्वनि के साथ युवती के पैर भी रुक जाते हैं। वह पीछे मुड़कर कहती है, कहिए। आरती कहती है, मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तुम्हारा नाम क्या है? युवती कहती है, प्रिया। आरती, अच्छा कितनी पढ़ी लिखी हो बेटा? युवती, मैं अभी MBBS कर रही हूँ आंटी, पिछले साल ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। आरती, अच्छा। प्रिया, मतलब माई के भाई की पोती, जिस लड़की का रिश्ता मेरे सुमित के लिए आया था। आरती पलंग पर लेटी होती है। वह सोच रही होती है कि मैंने रूप और दौलत देखकर माही को चुनाव किया था, पर रूप के अभिमान में मैंने गुणों को न परखा। अगर प्रिया जैसी समझदार लड़की मेरे घर की बहू बनती तो आज मेरे घर की यह हालत न होती और मैं यूं आज अकेले न रहती। क्या करूं इन पैसों का जब कोई साथ ही नहीं रहने वाला? क्या करूं इस रूप का जो ढल गया?
एक उम्र के बाद शायद आरती को जीवन की सच्चाई बहुत देर से समझ आई थी। जो स्त्रियां रूप और दौलत देखकर अपनी बहू का चुनाव करती हैं तथा उनके गुणों को नहीं देखती, उनके साथ यही होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।